हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब देखते हैं पहला प्रश्न। जूल का तापन नियम हम किसे कहते हैं? देखिए स्टूडेंट, इस चीज़ को समझिएगा। जब किसी चालक में, माना कि ये चालक है, ठीक है, हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी। क्या प्रवाहित करा? विद्युत धारा। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, कुछ समय के बाद हम देखेंगे तो ये चालक क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है, यही कहलाएगा हमारा जूल का तापन नियम। अब देखिए, जब किसी चालक में विद्युत धारा कुछ समय के लिए गुजरती है, ठीक है, ये चालक है, इसमें कुछ समय के लिए विद्युत धारा गुजरी, ठीक है, चालक गर्म हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? चालक कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इस प्रकार विद्युत धारा के प्रभाव के कारण किसी चालक का गर्म होना, यानी विद्युत धारा के प्रभाव के कारण, इसके अंदर विद्युत धारा जो गुजरी है उसके प्रभाव के कारण किसी चालक का गर्म होना क्या कहलाएगा? जूल का तापन नियम। क्योंकि इसमें देखो क्या लिखा है? तापन। तापन का अर्थ होता है ताप यानी गर्म। देखिए, पिछली बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जूल के तापन नियम पर आधारित दो युक्तियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए, विद्युत इस्त्री, विद्युत केतली, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब। ठीक है, आपको इसे याद कर लेना है, हो सकता है अब की बार भी आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए। ये सभी जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी क्रम संयोजन। जब विद्युत के दो या इससे अधिक घटक इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि सब में धारा प्रवाहित हो, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यानी विद्युत के दो या इससे अधिक घटक हम ऐसे जोड़े कि सब जितने भी घटक जुड़े हैं, जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं, उनमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये कहलाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है। देखिए समझेगा, ये है प्रतिरोध, इसका पहला सिरा ये है, इसका दूसरा सिरा ये है। ठीक है, अब देखिए, ये प्रतिरोध दूसरा है R2 प्रतिरोध, इसका पहला सिरा ये है, इसका दूसरा सिरा ये है। अब देखिए, ये जो प्रतिरोध है इसके दूसरे सिरे से अगला प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ रहा है। देखिए, समझ में आ रहा होगा आपको। और ये संयोजन कुछ इस प्रकार से है, और इसमें जोड़ी गई है बैटरी। ठीक है, और इसमें वोल्टता है V1 V2 V3। ठीक है, उम्मीद करती है समझ में आया होगा। फिर से देखिए इसकी डेफिनेशन। देखिए, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जैसे R1 का दूसरा सिरा क्या था? जैसे हमने देखा था, R1 का दूसरा सिरा इस साइड था। ठीक है, दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, अगला अगला प्रतिरोध था R2, उसके पहले सिरे से जुड़ रहा था। देखिए, इसका दूसरा सिरा ये है, ये अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ रहा है। और किससे जोड़ा जा रहा है? इसे बैटरी से जोड़ा जा रहा है। ये संयोजन है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए, प्रतिरोध R1 R2 R3, और विभवांतर देखिए क्या है? V1 V2 V3। ठीक है, अब देखिए, अब ओम के नियम से हम इसका सूत्र निकालेंगे, प्रतिरोध के संयोजन का सूत्र। जो ये प्रतिरोध जुड़ रहे हैं इसके संयोजन का सूत्र हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, जैसा कि हमें पता है ओम का नियम है V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, V बराबर RI, हम इसे V बराबर IR भी लिख सकते हैं। ठीक है, V बराबर IR, V बराबर IR भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा V1, देखिए, तो V बराबर IR लिखा है, तो V1 है इसमें V1। ठीक है, V1 बराबर I क्या है? प्रवाहित धारा क्या है? बराबर है, यानी I है, और प्रतिरोध क्या हो गया? R1। ठीक है, कुछ इस प्रकार से V2 बराबर, यहाँ पे V2 है, V2 बराबर I, धारा सब में एक ही प्रवाहित हो रही है I, और ये हो जाएगा R2। कुछ इस प्रकार से दूसरा समीकरण। अब तीसरा समीकरण हमने ज्ञात करा, V3 बराबर IR3। ये है हमारा तीसरा समीकरण। देखिए, हमने इसे कैसे सॉल्व करा, तीनों समीकरण को हमने जोड़ा। ठीक है, अब देखिए, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये क्या है? V1 का मान है, ये V2 का मान है, ये V3 का मान है, और हमने इनके मान यहाँ लिख दिए। ठीक है, क्योंकि इसका मान देखो IR1 है V1 का, और V1 के स्थान पे हमने V1 का मान लिख दिया, V2 के स्थान पे हमने V2 का मान लिख दिया, V3 के स्थान पे हमने V3 का मान लिख दिया। ये रहा, या V3 का, हाँ, किया हुआ है। देखिए, अब हमने आगे देखो क्या किया। अब देखो,
मान लिख दिया, ठीक है। अब आई जो धारा है सब में क्या है, समान, तो हमने इसे साइड कॉमन है ये, इसे हमने क्या करा, इसे ब्रैकेट के बाहर लिख दिया और इनमें लगा दिया ब्रैकेट और इसे स्पेसिफिक कर दिया, अलग कर दिया। तो हमारे पास आया v बराबर आई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे। अब देखिए ये यहाँ किस में है, गुणा में है, यहाँ किस में है, ये गुणा में है, ठीक है। यहाँ जाते किस में आ जाएगा, ये भाग में, कुछ इस प्रकार से। तो हमारे पास हो जाएगा v अपॉन आई बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब देखिए v बराबर है आर आई, ठीक है, v अपॉन आर। अब देखिए ये जो है ना, ये किस में है, गुणा में, यहाँ पे आते ही भाग में हो जाएगा। v अपॉन आई बराबर क्या बचा, r बचा, यानी r का मान हमें ज्ञात हो गया है v अपॉन आई। तो यहाँ देखिए v अपॉन आई के स्थान पे हम r लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें यहाँ पे ज्ञात हो गया है, ये गुणा में है, ठीक है, हमने यहाँ पे लेके गए तो ये हो गया भाग में, यहाँ बचा r, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका मान लिख दिया जो है r। तो हमारे पास हो गया r इज इक्वल टू r बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है श्रेणी क्रम के संयोजन, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के संयोजन का सूत्र। ये एग्जाम में पूछा गया था, आपको इसे सॉल्व करना भी आना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन का यह है चित्र। अब श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था, ऐसे जुड़ रहे थे प्रतिरोध, ठीक है, कुछ इस प्रकार से श्रेणी यानी लाइन से जुड़ रहे थे। समांतर देखिए एक के नीचे एक है, ठीक है। अब देखिए R1 प्रतिरोध है, फिर R2 प्रतिरोध है, यहाँ देखिए R1 प्रतिरोध है, यहाँ R2 प्रतिरोध है, यहाँ R3 प्रतिरोध है, ठीक है। अब यहाँ तक जो धारा आ रही है ना, वो तो समान आ रही है, और यहाँ पे जो धारा है वो आते क्या हो जाएगी, बट जाएगी, यहाँ हो जाएगी I1, यहाँ हो जाएगी I2, यहाँ हो जाएगी I3, ठीक है। और ये धारा यहाँ तक चलती रहेगी सेम, और यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, धारा मिल जाएगी और फिर से आई धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। और अच्छा वोल्टा देखिए, जैसा कि हमने देखा था वोल्टा क्या होती है, इसमें बराबर बनी रहती है, वोल्टा बराबर ही है ना इसमें। जैसे कि हमने एक प्रश्न देखा था, घरेलू विद्युत उपकरण कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो मैंने आपको बताया था समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसमें वोल्टा बनी रहती है, वो भी क्या, बराबर। तो देखिए इसमें वोल्टा बराबर बनी है देखिए। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे देखिए इसमें जोड़ा है बैटरी से, यह है कुंजी और एमीटर, ठीक है। देखिए समांतर क्रम संयोजन हम कहते किसे हैं, देखिए प्रत्येक प्रतिरोध का R1 R2 R3, यानी प्रत्येक का मतलब हो गया सभी प्रतिरोधों का, ठीक है, सभी प्रतिरोधों का बाया सिरा, ये क्या है, लेफ्ट वाला सिरा है यानी बाया सिरा है, ठीक है, एक सिरे से जुड़ा हुआ है यानी एक बिंदु पर जाकर मिल रहा है, ठीक है। अब और प्रत्येक प्रतिरोध का दाया सिरा एक बिंदु पर जाकर संयोजित हो जाता है, ठीक है। देखिए फिर से सुनिएगा, प्रत्येक प्रतिरोध का दाया सिरा बाया सिरा यानी लेफ्ट वाला सिरा, प्रत्येक प्रतिरोधों का यानी सभी प्रतिरोधों का बाया सिरा एक बिंदु पर जाकर मिलता है, तथा प्रत्येक प्रतिरोध का सभी प्रतिरोधों का दाया सिरा एक बिंदु पर जाकर संयोजित होता है, ठीक है। और इसे जोड़ा जाता है एक बैटरी से, और इसमें वोल्टा रहती है बराबर। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में आए तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ये चित्र बनाना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब निकालेंगे इसका प्रतिरोध का सूत्र, ठीक है, समांतर क्रम में जो प्रतिरोध है उनका सूत्र निकालेंगे। अब देखिए ओम के नियम से, जैसा कि हमें पता है ओम का नियम क्या है, V बराबर आर आई, इसे हम आई आर भी लिख सकते हैं, V बराबर आई आर। देखिए अब हमें निकालना क्या क्या है, एक तो देखिए धारा और क्या है, प्रतिरोध, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करा, देखिए V बराबर आई आर लिखा, ठीक है। अब हमने धारा को तो ले लिया यहाँ, अब ये किस में है, गुणा में है, यहाँ पे जाते किस में हो जाएगा, भाग में। देखिए धारा को यही रहने दीजिए, इसे ले लीजिए यहाँ, तो ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हमने लिखा है V बराबर आई आर है, ठीक है। हमने आगे देखो क्या लिखा है, इसे यहाँ ले गए, ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे V आर बराबर आई भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है। आर को यहाँ पे ले जाने के बाद ये गुणा में है, आर हो जाएगा भाग में, यहाँ क्या बचा, आई बचा, ठीक है।
आगे देखिए, हमने फिर ज्ञात करा V1 बराबर I1 बराबर V अपॉन R1, ठीक है। अब देखिए I2 बराबर V अपॉन R2, ये दूसरा समीकरण ज्ञात हो गया। I3 बराबर V अपॉन R3, ये हमारे पास तीसरा समीकरण ज्ञात हो गया है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। सभी धारा को जोड़ने पर, अब हम सभी धारा को जोड़ेंगे तो क्या होगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, और यहाँ पे हमने I का मान ज्ञात कर लिया है, जो क्या है, देखिए V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, ठीक है। अब इनके मान हमने यहाँ लिख दिए। अब देखिए, अब V क्या है यहाँ पे कॉमन, हमने V को ले लिया साइड में, तो ये किस में हो गए, अपॉन में, यानी बट्टे में हो गए, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं है तो हमने एक लिख दिया। अब V यहाँ किस में है, गुणा में है, यहाँ पे जाते किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। V I अपॉन V बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आगे देखिए, ओम का नियम जैसा कि हमें पता है, V बराबर IR, ठीक है। अब देखिए R जो है हमें क्या निकालना है, प्रतिरोधी तो निकालना है, तो हमने यहाँ पे गुणा में है, इसे ले लिया साइड में, ठीक है। अब देखिए, यानी देखिए अब ये है V बराबर IR, निकालना क्या है, ये निकालना है, ठीक है। इसे ले लिया हमने साइड में। अब देखिए यहाँ किस में था, ये मल्टीप्लाई में था, ठीक है। या तो आप इसे ऐसे कर दीजिए, V बराबर IR है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसे ले लो यहाँ, तो क्या हो जाएगा, V अपॉन I बराबर क्या हुआ, R, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, I अपॉन V। अब इसका आप अपोजिट कर दोगे ना, इसका आप अपोजिट करोगे, यानी ये किस में आ जाएगा, 1 अपॉन R में आ जाएगा, इसका अपोजिट करने पर, ठीक है। क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, I अपॉन V ज्ञात करना है, ना कि V अपॉन I, ठीक है। देखिए फिर हो जाएगा 1 अपॉन, इसका मान हो जाएगा 1 अपॉन R, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। यह है समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का सूत्र, ठीक है। आपको श्रेणी क्रम याद है तो आप समांतर क्रम अपने आप कर लोगे, क्योंकि श्रेणी क्रम क्या है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब इसका अपोजिट कर दो, यानी ये R1 था, ठीक है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 था, ठीक है। अब 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये क्या हो जाएगा, हमारा समांतर क्रम संयोजन हो जाएगा। एग्जाम में आए तो आपको ये पूरा लिखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के संकेत यानी सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है। देखिए क्योंकि देखिए जब आप सिग्नल पे खड़े हो, सपोज आप सिग्नल पे खड़े हो, ठीक है, आप देख रहे हो तो आपको दूर से ही पता चल जाता है कि सिग्नल क्या हो चुका है, रेड हो चुका है, ठीक है। अब समझिएगा इस चीज को, लाल रंग अन्य रंग की तुलना में कम तीव्रता खाए बिना लंबी दूरी तय करता है। तीव्रता कम खाए बिना, और दूरी कैसे तय करता है, लंबी तय करता है। कम तीव्रता खाए बिना लंबी दूरी तय करता है, यानी लंबे दूरी का मतलब यह है दूर से हमें दिख जाएगा कि रेड कलर है, यानी रेड सिग्नल है, ठीक है। यानी कम तीव्रता खाए बिना क्या होती है, लंबी दूरी तय करता है, क्या, लाल रंग। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है। इसका अपोजिट है बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है, ठीक है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, इस कारण प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलाव, प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है, फैलाव। अब देखिए जो तरंगदैर्घ्य है यानी लेमदा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्रकीर्णन के, ठीक है। अब देखिए प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो प्रकीर्णन क्या होगा, कम। प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है, फैलाव, ठीक है, फैलाना कोई चीज को। अब देखिए लाल रंग है वो दूर से हमें नजर आ जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो ज्यादा होती है, और इसका फैलाव यानी जिसे हम कहते हैं प्रकीर्णन, जिसका फैलाव यानी प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, और अधिक दूरी तय करता है, कौन, लाल रंग। लाल रंग को दूर से देखा जा सकता है। फिर से समझिए, जैसे हम सिग्नल पे खड़े हैं, ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि सिग्नल रेड हो चुका है, क्यों, क्योंकि लाल रंग दूर से ही हमें दिखाई दे देता है कि आपका सिग्नल रेड हो चुका है, क्योंकि लाल रंग जो होता है उसका प्रकीर्णन तो होता है कम, ये प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलाव, ठीक है।
फैलाव होता है कम और उसके तरंग दैर्घ्य होती है ज़्यादा। ठीक है, इस कारण वो दूर से ही नज़र आ जाता है। ठीक है, इस कारण जो खतरे के संकेत होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब प्रकीर्णन संबंधित 2 प्रश्न और परीक्षा में पूछे जाते हैं। आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? तो आप लिखोगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, एक प्रश्न और है जो प्रकीर्णन से संबंधित है। सूर्य उदय होता है और अस्त होता है तो उसका लाल रंग किस कारण दिखाई देता है? तो आप कहोगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे टिमटिमाते हुए हमें क्यों नजर आते हैं? अब देखिए समझिएगा, वायुमंडल में हवा की कई परतें होती हैं। जो हमारा वायुमंडल है उसमें हवा की कई परतें होती हैं। ये परतें तारों की रोशनी के पथ को बदलती हैं। ठीक है, देखिए वायुमंडल में बहुत सारी परतें होती हैं और ये जो परतें हैं वो तारों की जो रोशनी है उसको बदलती रहती हैं। यानी तारों की जो रोशनी का जो रास्ता है उसे क्या करती रहती है? बदलती रहती है। कुछ इस प्रकार से अगर वो बदलती रहेगी, ठीक है, तारा तो चमक ही रहा है या नहीं भी चमक रहा है, ठीक है, सॉरी तारा तो चमक ही रहा है, ठीक है, मतलब उसकी रोशनी स्थिर है। ठीक है, और हमें कैसे नजर आता है? कुछ इस प्रकार से टिमटिमाते हुए। ठीक है, ये इस कारण होता है कि वायुमंडल में जो हवा की जो परतें होती हैं वो तारों की रोशनी का जो रास्ता है उसे बदल देती है, जिसके फलस्वरूप तारों की रोशनी हमारे नज़रों से कभी ओझल कभी प्रकट होती है। इसे हमें क्या मतलब, ओझल का मतलब कभी दिखाई देती है कभी नहीं दिखाई देती, कभी दिखाई देती है कभी नहीं दिखाई देती। ठीक है, इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा। फिर से समझिएगा, वायुमंडल में बहुत सारे हवा की परतें होती हैं। ठीक है, देखिए वायुमंडल में हवा की कई परतें होती हैं। ठीक है, और ये जो परतें हैं ना ये क्या काम करती हैं? जो तारे हैं उसकी रोशनी है उसके रास्ते को बदलती रहती है। ठीक है, इसलिए कभी हमें उसकी रोशनी दिखाई देती है और कभी हमें उसकी रोशनी नहीं दिखाई देती। ठीक है, यानी कभी तो हमें उसकी रोशनी साफ दिखाई देगी, तारे क्या हो रहे हैं? चमक रहा है, और कभी क्या है? तारे की रोशनी नहीं दिखाई देती। इससे हमें क्या है? दिखाई दी नहीं दिखाई दी, इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनमें से ऐसे प्रश्न भी हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आपको इसे याद कर लेना है और आपको अभी आलस्य छोड़ देना है क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचा है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।